आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद और आप देख रहे हैं द ढाबा न्यूज़। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उर्दू को लेकर मचे बवाल पर, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू पढ़ने और पढ़ाने वालों को मौलवी और कठमुल्ला से अलंकृत किया है। बात को रखने का अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले और इसका विरोध अंग्रेजी का हिंदी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर भी देखिए दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर से इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। सबसे पहले तो कठमुल्ला शब्द ही अपने आप में असंसदीय है और विधानसभा के अंदर एक मुख्यमंत्री की ये भाषा एक भाषा ही नहीं, मुसलमानों से नफरत का जीता जागता उदाहरण है। वैसे तो कई बड़े उर्दू नहीं हिंदी नाम वाले साहित्यकार हैं जिनके बलबूते उर्दू भाषा खूब परवान चढ़ी है, जैसे रघुपति सहाय यानी फिराक गोरखपुरी, जहां से खुद योगी आदित्यनाथ भी बिलोंग करते हैं, गोपीचंद नारंग, आनंद नारायण मुल्ला, पंडित ब्रिज नारायण चकबर्त वगैरह। इससे साफ पता चलता है कि उर्दू आम जनमानस की भाषा रही है। और आप खुद सोचिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप ठेठ हिंदी बघारेंगे तो लोग बाग आपकी लिहाड़ी लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि बिना उर्दू के अल्फाज के हिंदी भी बेरंग और नीरस सी लगती है। उदाहरण के लिए, जब आपको प्यास लगती है तो पानी कहते हैं या जल। आप भारत के किसी रेस्टोरेंट में जाएं और उससे कहें कि आपको प्यास लगी है और वेटर आपको जल दे दे तो पहले तो आपको तरेरेगा। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लीजिए। इसी तरह आपको नींद आ रही हो तो आप क्या कहेंगे? आपको सोने जाना है या निद्रा में लीन होना है? आपने कितने अपने हिंदू दोस्तों को भ्राता कहते हुए सुना है? भाई कहना उन्हें आसान लगता है। कितने लोग जगने पर प्रातःकाल कहते हैं, सुबह हो गई है अब तो उठ जाओ, यही कहते हैं ना। इसी तरह आप अपने बाबू सोना से प्रातःकाल तक बात करते हैं या भोर तक या सुबह तक? अब खुद पड़ताल कर लीजिए। खैर, ये तो हो गया कुछ रोजमर्रा वाला तथ्य। अब आइए हम कुछ सीरियस बात कर लेते हैं। चूंकि ये विवाद गहराता जा रहा, इसलिए इस घड़ी ये बिल्कुल न्यायोचित होगा कि हम आज उर्दू नाम वाले मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, मंटो, फैज़, जोश मलिहाबादी, इस्मत चुगतई, राहत इंदौरी, जॉन औलिया आदि का जिक्र ना कर उन कुछ चुनिंदा हिंदी नाम वाले साहित्यकारों पर बात करें जिनकी वजह से उर्दू भाषा खूब फली फूली। और इनमें एक ख़ास नाम है हिंदी साहित्य के शेक्सपियर कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद, जिनके साहित्य में उर्दू ठाठे मारती हुई नज़र आती है। तो आइए पहले जानते और समझते हैं प्रेमचंद के बारे में। मदरसे से तालीम हासिल कर हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा स्तंभ बनना इतना आसान न था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने इस मिथक को तोड़ा है। ये अलग बात है कि आज भी भागम भाग और तेज रफ्तार जिंदगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में प्रेमचंद जैसे खांटी गंवई नामचीन साहित्यकार का कोई नाम लेवा नहीं। हिंदी के सबसे बड़े यथार्थवादी लेखक मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी शायद ही कोई हो जिसने ना पढ़ी हो। एक छोटा बच्चा हामिद, जो दूसरे हमरूम बच्चों की तरह खेल खिलौनों गुड्डे गुड़ियों के लालच में नहीं पड़ता और अपनी दादी के लिए मेले से एक चिमटा खरीद कर लाता है। मगर चिमटा ही क्यों? वो इसलिए कि रोटियां सेकते वक्त उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। एक छोटी सी कहानी ईदगाह में प्रेमचंद ने हामिद से बड़ी बड़ी बातें कहलवा दी। वो बातें जो न केवल पाठक के दिल को भेद जाती हैं,
बल्कि पाठक उसे अपनी आत्मा में समेट लेने को आतुर दिखता है। प्रेमचंद मनुष्य के मनोविज्ञान को समझने वाले लेखक थे। देश की आजादी से पहले भारतीय समाज पर अंग्रेजों के दमन का जैसा चित्रण प्रेमचंद ने अपनी साहित्य में किया, वैसा कोई दूसरा लेखक नहीं कर पाया। प्रेमचंद ने कफन, नमक का दरोगा, पूस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, घास वाली जैसी कहानियों में और गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रतिज्ञा जैसे उपन्यास लिखकर आम लोगों की भाषा में यथार्थ के नए प्रतिमान गढ़े। फिरंगियों के आधिपत्य काल के शोषण, ग्रामीणांचल के किसानों की दरिद्रता, गांवों में व्याप्त गरीबी, उत्पीड़न, जहालत, अशिक्षा, भेदभाव, मजहबी छुआछूत, वंचना, औरतों की बदहाली प्रेमचंद के शब्द पाकर जीवंत हो उठे और अंग्रेजों के अत्याचार का असली चेहरा प्रेमचंद द्वारा रचित साहित्य के मार्फत आम जनमानस के सामने आया। दरअसल प्रेमचंद जिस तरह का साहित्य लिख रहे थे, उसके पीछे उनकी गुर्बत और मुल्क का साम्राज्य अंग्रेजों के आधिपत्य में होना था। इस तरह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने जो किया, जो जिया, वही लिखा। जिस तरह उनके दिन पैसों की तंगी में बीत रहे थे, उसी तरह के पात्र उनकी कहानियों में देखने को मिल जाएंगे। देश की जनता के दर्द को अपनी लेखनी में उतारने की वजह से अंग्रेज हुक्मरानों को प्रेमचंद के अंदर बगावत की बू महसूस होने लगी थी। इसलिए प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। अंग्रेजों ने नवाब राय को खोज निकाला और सजा के तौर पर उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन को उनकी आंखों के सामने जला दिया। इसके बाद धनपत राय नवाब राय नहीं, हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए और ये नाम सुझाया था इनके करीबी मुंशी दया नारायण निगम ने। परिवार की दरिद्रता दूर करने, उनका पालन पोषण करने के लिए प्रेमचंद अपनी किस्मत आजमाने 1934 में माया नगरी मुंबई भी पहुंचे थे। लेकिन उनकी कहानियों पर बनने वाली फिल्मों को लेकर जनता ने उनके साथ न्याय नहीं किया। प्रेमचंद के जिंदा रहते उसके बाद भी जैनेन्द्र, अज्ञे, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, यशपाल जैसे हिंदी के धुरंधर लेखक हुए, लेकिन पॉपुलैरिटी और कालजयी छाप के मामले में प्रेमचंद के आगे कोई नहीं टिक पाया। ये ठीक ऐसे ही है जैसे अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर जैसा दूसरा बड़ा साहित्यकार पैदा नहीं हुआ, वैसे ही प्रेमचंद जिस कद के लेखक थे, वैसा लेखक हिंदी साहित्य में शायद दोबारा जन्म न ले पाए। प्रेमचंद ने जिन समस्याओं और विसंगतियों पर कहानियां और उपन्यास लिखे, वो परेशानियां और विसंगतियां आज भी जस की तस मौजूद हैं, पर प्रेमचंद की तरह धारदार तरीके से कलम चलाने वाला आज के दौर में कोई लेखक है ही नहीं। या यूं कहा जाए कि आज के दौर की समस्याएं प्रेमचंद के जमाने से भी ज्यादा जटिल और भयावह हैं, लेकिन इसे शब्दों में उतारने वाला कोई साहित्यकार मौजूद नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा में आज का कथा लेखन तो एक विशेष विचार को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। आज के दौर का हिंदी साहित्य सत्ता की स्तुति गान तक महदूद होकर रह गया है। आज जब साहित्यकार का जुड़ाव समाज से होना चाहिए, वो सत्ता के गलियारों में भ्रमण करता मिल जाएगा। आज का लेखक अपनी परंपराओं से कटकर वर्तमान और भविष्य की बाट जो ही नहीं पा रहा है। आज का लेखक समाज के गूढ़तम रहस्यों का पर्दाफाश कर अपनी अंतरात्मा की आवाज का प्रसार करने की बजाय अपनी लेखनी का प्रचार प्रसार करने की उधेड़बुन में लगा रहता है। ऐसे आलम में एक महान साहित्य की कल्पना करना बेमानी से जान पड़ता है। एक वजह और है कि आज का हिंदी लेखक समाज के आखिरी पायदान पर खड़े शख्स से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज का भारतीय समाज चेतन भगत को तो चाव से पढ़ता है, लेकिन जहां उसे समाज की नग्न सच्चाई से दो चार होना पड़ता है तो वो किनारा कशी अख्तियार करने लगता है, क्योंकि आज के दौर का मनुष्य साहित्य में मनोरंजन चाहता है, चटखारा चाहता है, जो हिंदी साहित्य या उर्दू साहित्य में उसे मिल नहीं पाता है। आज हिंदी या उर्दू साहित्य का रुझान शहरी मध्यवर्ग की तरफ एकांगी हो चला है, जिसमें उनकी ही बातें, उनकी ही पीड़ा, उनकी ही जीवन शैली, उनका ही समाज केंद्रित होकर रह गया है। आज के साहित्य में किसानों, मजदूरों, दलितों, शोषितों पर लिखने वालों को पिछड़ा हुआ लेखक माना जाता है। इसलिए इस विधा पर कोई कलम नहीं चलाना चाहता और उनकी सोच भी ग्रामीणांचल की बयार से हटकर बहती है, जहां भौतिकतावाद का दुर्गंध बरसता है। आज हिंदी या उर्दू साहित्य की कोख से प्रेमचंद के बिना
सुनी नजर आ रही। आज हिंदी साहित्य को एक प्रेमचंद चाहिए जो भूमंडलीकरण और बाजारीकरण के इस दौर में भारतीय समाज में आए बदलाव, भारतीय राजनीति में आए बदलाव को रेखांकित कर सके, भारतीय समाज में आए बदलाव और अस्थायी समस्याओं पर एक कालजयी कृति का सृजन कर सके और समाज की अस्थायी समस्याओं के द्वंद्व को शब्दों की लड़ियों में पिरोकर मानव मन की छटपटाहट को एक नया आयाम दे सके। इतना सब कहने के बाद, इतनी भारी भरकम तौर पर प्रेमचंद के बारे में चीजों को रखने के बाद क्या ये संकीर्ण मानसिकता नहीं लगती कि उर्दू बोलने, कहने, सुनने और पढ़ने लिखने वालों को मौलवी और कठमुल्ला कहा जाए, जबकि सैकड़ों हिंदी नाम वाले साहित्यकारों ने उर्दू का मान बढ़ाया है और इस भाषा को अपनी छाती से लगाया है। क्या एक भाषा को नीचा दिखाकर ही दूसरी भाषा तरक्की पा सकती है? ऐसे में हम समाज को किस दिशा में लेकर जाना चाह रहे, जहां चारों तरफ नफरत ही नफरत की बयार बहे? इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।